नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से काम हो रहा है, उसके बाद आज और कल कैलिब्रेशन फ्लाइट और टेस्टिंग यानी कि विमान परीक्षण होगा। ये टेस्टिंग नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की निगरानी में किया जा रहा है ताकि एयरपोर्ट के सभी एविएशन और कम्युनिकेशन सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता को परखा जा सके। तो रिपोर्ट के अनुसार डीजीसीए का विशेष विमान दोनों दिन करीब 2 घंटे तक उड़ान भरेगा और रनवे पर उतरकर कई प्रणालियों की जांच करेगा। ये परीक्षण एयरड्रोम लाइसेंस जारी करने से पहले की अंतिम और जरूरी प्रक्रिया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर एयरपोर्ट को कमर्शियल उड़ानों की मंजूरी दी जाएगी। तो कैलिब्रेशन फ्लाइट एक तकनीकी प्रक्रिया होती है जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि एयरपोर्ट के सभी नेविगेशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो जांच के दौरान डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट और बाकी एयर ट्रैफिक उपकरणों की जांच करेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में निरीक्षण के दौरान जनसभा स्थल फाइनल किया। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। टेस्टिंग होगी। आज से कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल शुरू हो रहा है और डीजीसीए सभी सिस्टमों की जांच करता हुआ नजर आएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारी सहयोगी लता हमारे साथ जुड़ गई हैं। लता, डीजीसीए सभी सिस्टमों की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट टेस्टिंग का काम आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल शायद जिस तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है 30 और 31 अक्टूबर यानी कि कल और आज जो है डीजीसी की निगरानी में कैलिब्रेशन फ्लाइट टेस्टिंग जो है होने वाली है। और खास बात ये कि परीक्षण एयरपोर्ट के नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम की सटीकता को जांचने के लिए किया जा रहा है और सफल ट्रायल होने पर जो है एयर ऑपरेशन क्लियरेंस मिलने का रास्ता खुलेगा, जिससे कि जो है व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत जो है संभव हो सकेगी। और जो लंबे टाइम से अभी इंतजार कर रहे थे कि जो है नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट पर, उसकी जो है शुरुआत हो जाएगी। काफी लोगों को रोजगार मिल जाएगा और जो परेशानियां तमाम तरह की थी वो खत्म हो जाएंगी। हालांकि फिलहाल जो है नजर सबकी इसी बात पर है कि जो डीजीसीए की जो निगरानी होने जा रही है इसमें कोई दिक्कतें ना आए, क्योंकि हर तरीके से सिस्टम को परखने का काम होगा ताकि किसी भी तरीके से जो है एयरपोर्ट के सभी जो एविएशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, उनको बेहतर तरीके से जो है और ज्यादा परखा जा सके और तमाम कोई समस्या भविष्य में ना आए, इसको लेकर तकनीकी जांच होगी। और ऐसे में सबसे पहले शाहिद जी, कई बार हमारे दिमाग में सवाल भी आता है कि आखिर जो कैलिब्रेशन फ्लाइट की हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये क्या होता है, किस तरह की टेस्टिंग है। तो दरअसल जो कैलिब्रेशन फ्लाइट है ये दरअसल एक तकनीकी प्रक्रिया होती है जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि एयरपोर्ट के सभी जो नेविगेशन सिस्टम है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को जो है ध्यान में रखकर कैसे काम हो रहा है, ये सब तमाम जो चेकिंग है वो की जाती है इसके अंतर्गत, जो कि आज डीजीसीए की ओर से किया जाएगा ताकि उसके बाद जो है आगे से जो है फ्लाइट्स की शुरुआत हो सके, जिसकी सेवा हर कोई आप और हम जैसे लोग ले सके। बिल्कुल। और लता, सबसे महत्वपूर्ण ये कि पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में लोगों का रुझान उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जिस तरीके से ये भी खबर निकलकर सामने आई कि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की तो नंबर 1 पर इस वक्त है एयर ट्रैफिक में, और ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा रुझान ले रहे हैं। यानी कि हर 30 में से एक यात्री उत्तर प्रदेश से अपनी हवाई यात्रा करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो जेवर का ये एयरपोर्ट है इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर लगाई जा रही हैं कि इस प्रणाली में और इस तकनीकी सिस्टम में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, हर 30 में से जो एक व्यक्ति हवाई यात्रा की सेवा ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार की पूरी कोशिश रहती है किसी भी तरीके से जो है लोगों को दिक्कतें ना हो, इसलिए जो यूपी ने आसमान में भी जो इतिहास रचा है। हवाई यात्रियों की संख्या हो, कार्गो यातायात में जो रिकॉर्ड दर्ज बढ़ोतरी की गई है। और अभी हाल ही की जो रिपोर्ट है अगर उसकी हम जिक्र कर लें तो दरअसल ये सामने आया है कि हर 30 में से एक व्यक्ति जो है हवाई सेवा की जो है सेवा ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो नए पैमाने बनाए गए हैं, जो नए मापदंड बनाए गए हैं, जो यात्री की सुविधाओं के खास जो ख्याल रखा गया है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी जो है लोग हवाई सेवा का अब लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है सेफ्टी इसमें बहुत ज्यादा लग रही है। हालांकि तमाम हम
जो है हवाई सेवाओं को लेकर कई खबरें सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से जिस दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है, ये इसी का दरअसल नतीजा है कि जो कनेक्टेड यूपी के तहत जो हवाई सेवाएं चल रही हैं, जो हवाई सेवा में जो सुविधाएं मिल रही है, उसका लाभ जो है आम जनता और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता उठा रही है। और अब जो आज जो इंटरनेशनल नोएडा एयरपोर्ट का हम जो जिक्र कर रहे हैं, जो हम इसकी बात करें, अब बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं कि अब जो जनता को इसका भी लाभ उठाने का मौका मिलेगा, जिसके लिए जो है आज खासतौर पर कैलिब्रेशन फ्लाइट टेस्टिंग जो है होने जा रही है। चलिए लता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डीजीसीए सभी सिस्टमों की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करने वाले हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर के साथ साथ नोएडा की आबो हवा भी लगातार जहरीली होती जा रही है। शहर के अधिकतर इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। सुबह से ही महामाया फ्लाईओवर से लेकर नोएडा एक्सप्रेसवे तक चारों ओर प्रदूषण की सफेद चादर छाई रही, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई और लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी की शिकायतें भी सामने आई हैं। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक नोएडा का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के ऊपर पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। सबसे ज्यादा प्रदूषण सेक्टर 125 में रिकॉर्ड किया गया, जहां AQI 409 पर पहुंच गया है। इसके अलावा सेक्टर 62 में AQI 336, सेक्टर 1 का AQI 362 और सेक्टर 116 का AQI 367 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा के इलाके में भी हवा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नॉलेज पार्क 3 का AQI 348 और नॉलेज पार्क 5 का AQI 335 मापा गया है। तो नोएडा की आबो हवा भी खासा प्रदूषित होती हुई नजर आ रही है। SN पांडे जी मौसम वैज्ञानिक है, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांडे साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पांडे जी, दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, खासकर नोएडा की अगर हम बात करें, तो काफी ज्यादा प्रदूषण यहां पर देखने को मिल रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आंखों में जलन की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में स्थितियां काफी गंभीर नजर आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बात एनसीआर की भी है, एनसीआर में कुछ ज्यादा है, लेकिन जो भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं, ये स्थितियां सभी जगह इसी तरह से हैं। होता क्या है कि जो जब सर्दी शुरू हो जाती है तो थर्मल इन्वर्जन हो जाता है। हाँ। तो थर्मल इन्वर्जन में जो हमारी जब टेम्परेचर गिरते हैं तो जो ठंडी हवाएं होके नीचे बैठ जाती हैं और इनमें नमी होती है। तो जब नमी होती है तो इनमें जितने प्रदूषक होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या जो भी SPM के छोटे छोटे कण होते हैं, और लोग घरों में कचरा जला देते हैं, लकड़ी जलाते हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे मेट्रो बन रही हो, हाईवेज बन रही हो, इन पे भी बहुत से छोटे कण होते हैं जो 2.5 के होते हैं। इनसे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये हमारे सांस के जरिए फेफड़ों से होते हुए ये ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं। तो ये जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, और जो हमारे बीमार होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं या बूढ़े लोग होते हैं, उन पे ये उनके स्वास्थ्य पे बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये समस्या देखिए, हवाओं की गति कम हो जाना, देखिए मौसम भी कहीं ना कहीं इस पे फैक्टर है कि सर्दियां शुरू होती हैं, प्रदूषण बढ़ जाता है जी, हवाएं धीमी हो जाती हैं। जैसे ही देखिए उत्तर पश्चिमी हवाएं अभी 2-3 दिन पहले चलना शुरू हुई थी कि प्रदूषण कम हो गया था, लेकिन फिर नमी आ गई, फिर हवाओं की गति बहुत कम हो गई। तो लेकिन इसके लिए, और जहां तक क्लाउड सीडिंग की बात आप कर रहे हैं दिल्ली या एनसीआर में, तो वो तो फौरी तौर पर 2-3 दिन प्रदूषण फिर कम हो जाएगा और उसमें इतनी बड़ी लागत आती है। लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से जागरूक होने की जरूरत है और हमें लगातार सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, कचरा प्रबंधन करना चाहिए और ऊर्जा का उपयोग कम करें। सरकारी उपायों में उद्योगों का नियंत्रण करें, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दें। ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हम प्रदूषण कम कर सकते हैं, जिससे लोगों को राहत मिले। चलिए पांडे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो प्रदूषण की स्थिति काफ़ी गंभीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। नोएडा में फिलहाल कई जगहों पर प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और वायु गुणवत्ता जो है बेहद ख़राब श्रेणी में यहाँ पर पहुँच गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ें हो रही है। साथ ही साथ आंखों में जलन की समस्या से भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर झेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या आज एक बार फिर भक्ति और आस्था में डूबी नजर आई।
भक्ति पथ पर जय श्री राम के उद्घोष के साथ लाखों श्रद्धालु 14 कोसी परिक्रमा के लिए निकले। हल्की बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था मौसम पर भारी पड़ी और देर रात से ही परिक्रमा शुरू हो गई। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:51 पर परिक्रमा का शुभ मुहूर्त तय था, लेकिन मुहूर्त से पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने परिक्रमा आरंभ कर दी। अयोध्या, दर्शन नगर, भीखापुर, देवकाली, जनौरा नाका, हनुमानगढ़ी, मोदहा, सिविल लाइन स्थित हनुमान मंदिर, शहादतगंज और अफीम कोठी सहित कई प्रमुख स्थानों से श्रद्धालु भक्तिभाव से परिक्रमा पथ पर निकले। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क, चिकित्सा शिविर, जल, प्याऊ और विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई है। तो सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार, एएसपी और जिलाधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाले हुए हैं। हर ओर जय श्री राम के जयकारों से वातावरण गूंज उठा है और श्रद्धालु भगवान श्री राम के चरणों में हृदय से नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब अस्पताल की ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों पर एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। शव की जानकारी मिलते ही अस्पताल कर्मियों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक मृतक व्यक्ति अस्पताल में गार्ड के तौर पर काम करता था और बीमार होने पर इलाज के लिए खुद अस्पताल पहुंचा था। बताया जा रहा है कि उसकी हालत खराब थी, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने समय पर उसे भर्ती नहीं किया। इलाज न मिलने और लापरवाही के चलते व्यक्ति की हालत और बिगड़ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का कहना है कि अगर डॉक्टरों ने समय रहते उसे भर्ती कर इलाज शुरू किया होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। वहीं पुलिस ने मामले की गहन जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार से दिल्ली तस्करी के लिए ले जाई जा रही 5 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया। पुलिस को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में तलाशी के दौरान ये सभी लड़कियां संदिग्ध हालत में मिली। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि एक युवती जो खुद बिहार की रहने वाली है, इन नाबालिग लड़कियों को दोस्ती के बहाने दिल्ली नौकरी दिलाने का झांसा देकर लेकर आई थी और इन सभी लड़कियों ने अपने परिवार वालों को बिना बताए घर छोड़ा था। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि सभी लड़कियां बिहार के सीतामढ़ी जिले के मानपुर गांव थाना बेला क्षेत्र की रहने वाली हैं। इस बीच बिहार में परिजनों ने जब बेटियों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। सूचना मिलने के बाद अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की सघन जांच के दौरान पुलिस ने सभी 5 नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया। फिलहाल जीआरपी और आरपीएफ की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है और तस्करी के पीछे जुड़े गिरोह का पता लगाया जा रहा है। आज 29/10/2025 को आरपीएफ जीआरपी कंट्रोल और बिहार पुलिस के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 5 लड़कियां घर से भागकर बिना बताए आ रही है और उनके खिलाफ उनके लिए मुकदमा दर्ज कराया गया है उनके परिजनों द्वारा। सूचना पर तुरंत आरपीएफ जीआरपी की संयुक्त टीमें बना करके बिहार संपर्क क्रांति 1-2561 को चेक कराया गया। 2561 का स्टॉपेज यहाँ पे 2 मिनट का है, मेमो दे करके 5 मिनट भी कराया गया और प्रॉपर चेक करने पे विकलांग कोच से ये 5 लड़कियां सकुशल बरामद की गई। पूछताछ करने पे पाया कि ये लड़कियां घूमने और मजदूरी के लिए दिल्ली जा रही। वहीं अमेठी जिले में अवैध रूप से पीली बलुई मिट्टी बेचने का कारोबार खुलेआम चल रहा है। तो बताया जा रहा है कि यह धंधा पिछले कई वर्षों से जारी है और इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिना लाइसेंस और फिटनेस के ट्रैक्टर दिन रात सड़कों पर फर्राटा भरते हुए नजर आते हैं, जिससे न केवल सड़कों की हालत बिगड़ रही है बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय ग्रामीणों में अवैध खनन को लेकर भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने मिट्टी लेने पहुंचे कुछ ट्रैक्टर चालकों को घेर लिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और अवैध मिट्टी खनन को बंद कराने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सारा कारोबार पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार हल्का सिपाही और थाने का ड्राइवर अवैध खनन में शामिल लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। यही वजह है कि शिकायतों के बावजूद मिट्टी चोरी और बिक्री का यह धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। बुल्ली कहाँ से लाए हो ट्रैक्टर ये? जायस। कहाँ लेके जा रहे हो? जायस। क्या लदा है इसमें? मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बालू वाली है। कौन लदवाता है इसको? अरे राम नरेश खंदान है। राम नरेश कौन? पास ही है थोड़े कटारी। तो कैसे यहाँ मिट्टी लाते हो आप लोग? कैसे रात में मिट्टी लेने कैसे आए हो? दिन में आए सर, गाड़ी फाड़ के तो दिन में आए थे। कहाँ रात हुई है? दिन में आए थे। ठीक।
सुशील कुमार कहाँ से आए हो? जैस कहाँ आए थे यहाँ? कटारी क्या करने रात में? बालू भरना कौन बालू भरने? मिट्टी क्या काम करते हो इस बालू का? 8 बजे जाती है। रोज आते हो यहाँ भरने? 1 चक्कर 2 चक्कर आते हैं। कागज कहाँ है गाड़ी का तुम्हारे? गाड़ी कागज डीएल है? डीएल नहीं है तुम्हारे पास? क्या समस्या है जो आप लोग ट्रैक्टर रुकवाएं आज? समस्या ये है कि रात भैया सोए के नहीं मिलते। 2 बजे रात में खड़बड़ 2 बजे दिन भर का कहती खड़बड़ मचाए रहती रातों में ऐसे और नाली तीन जगह नाली चैम्बर टूट डाले हैं। कौन खड़बड़ मचाए रहे थे? ये ट्रैक्टर वाले दो भराई करने आते हैं। क्या भराई करने आते हैं? बालू। कहाँ से आते हैं लोग? कुछ जानकारी है आप लोगों को? जायज से आते हैं, बताया जा रहा है, पता लगा था, अभी पूछताछ हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सीधा लिए चलते हैं बिहार के लखीसराय, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भाइयों बहनों, अभी कल राहुल बाबा आए थे। मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माता जी भी नहीं समझ पाएगी। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा। और मोदी जी के लिए अपशब्द बोलते हो, जरा इतिहास उठाकर देख लो, जितनी बार मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपशब्द किए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ हो गया। और राहुल बाबा, आप मानकर चलना, आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की माता जी को अपमानित किया, आपने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे और आपने छठ मैया का अपमान किया है। ये बिहार है, बिहार। जब 14 तारीख को डब्बे खुलेंगे, दूर दूर तक गठबंधन साफ हो जाएगा। और भाइयों बहनों, जो विजय जुलूस निकलेगा, वो विजय जुलूस लखीसराय के गुलाल से ही गुलाबी हो जाएगा। लखीसराय का गुलाल पूरे बिहार को गुलाबी करेगा जब फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, हमने एक कार्यकर्ता के रूप में यहां विजय सिन्हा जी को भेजा था। मैं तो आपका धन्यवाद करने आया हूं। हमने एक कार्यकर्ता भेजा था, आपने उसको विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचाया। हमने एक कार्यकर्ता भेजा था, आपने उसको उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। लखीसराय वालों, मैं कहकर जाता हूं, फिर से विजय बाबू को विधायक बना दो, हम उनको बड़ा आदमी बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव विकसित बिहार बनाने का चुनाव। ये किसानों की बात करते हैं। विजय जी जब कृषि मंत्री थे, बहड़िया में उन्होंने दलहन विकास केंद्र स्थापित किया, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाए, अलसी कृषि फार्म में सीड हब का निर्माण कराया और सेंटर फॉर एक्सेलेशन भी बनाया। और आज मैं आपको बताने आया हूं, ये लालू राबड़ी राहुल जी घूमते हैं। भाइयों बहनों, धान का एमएसपी का दाम 2014 में 1310 रुपया था। 1310 कितना था बोलो तो जरा।
अरे जोर से बोलो, कितना था? मोदी जी ने 1310 से बढ़ाकर 2400 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। मक्के का दाम 1310 रुपया था और खरीदा भी नहीं जाता था। 1310 से बढ़ाकर मोदी जी ने 2400 रुपया दाम करने का काम किया है। 2400 रुपया। और इथेनॉल के जो प्लांट लगाए हैं, जितना मक्का बिहार के किसान उगाते हैं, सभी का सभी इथेनॉल बनकर पेट्रोल की जगह लोगों की गाड़ी में जाता है। मोदी जी ने बिहार के खेती को समृद्ध किया। गेहूं में भी 1400 की जगह 2585 एमएसपी की, चने में 3100 की जगह 5900 रुपया किया और खरीदी भी 6.5 गुना बढ़ाने का काम किया है। लखीसराय में 1570 करोड़ रुपए से 1232 एकड़ में सोलार प्रोजेक्ट लगाया गया। 95 करोड़ से किऊल नदी के किनारे एसटीपी बनाया गया। 26 करोड़ से किऊल लखीसराय को जोड़ने वाला बेली ब्रिज के निर्माण की बात की। अमृत भारत ट्रेन, अमृत भारत के तहत लखीसराय रेलवे स्टेशन को करोड़ों रुपया खर्च कर नया बनाने का काम किया। 82 करोड़ से पिपराही में इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। और लखीसराय वालों, बच्चों को मेडिकल में दाखला दिलाना है ना, तो अब पटना नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अगले 2 साल में अपने लखीसराय में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। और मैं आज कहकर जाता हूं, लखीसराय मेडिकल कॉलेज का नाम बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू के नाम पर हम रखने वाले। भाइयों बहनों, 15 करोड़ से अशोक धाम मंदिर का विकास किया। 15 करोड़ से कृषि उत्पादन बाजार समिति को आधुनिक बनाया। ये सब तो किया। मोदी जी ने बिहार के अंदर ढेर सारे और काम किए हैं, मैं बाद में बताऊंगा। मगर मुझे बताओ, विशेषकर ये माताएं बहनें बताएं, लालू रबड़ी ने कुछ किया था क्या? ऐसे नहीं भाई, जोर से बताओ, लालू रबड़ी ने कुछ किया था क्या? जरा पीछे वाले भी बताए, जोर से कुछ किया था? ऐसा नहीं है लखीसराय वालों, आप अन्याय करे हो लालू जी के साथ। बेचारे बुजुर्ग आदमी को क्यों अन्याय कर? इन्होंने कुछ किया है, बताओ क्या किया है? मैं बताऊं? जोर से पूछूंगा, बताना, बोलना लालू जी ने किया है, बताऊं मैं? बोलो भाई, चारा घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तरह घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किसने किया? अरे भाई, ये छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह।